कहानी का नाम मौसी माँ। हेलो। हेलो। समदन जी, कैसी हैं आप? बस ठीक ही हूँ, आप कहिए, आप कैसी हैं? और बाकी सब घर में कैसे हैं? अब क्या बताएं, जीवन है, चलाना तो पड़ता ही है। मैं और अमित के पापा तो अमित और मनु पोता को देखकर दुखी रहते हैं कि कैसे कटेगी आगे की जिंदगी इन दोनों लोगों की। मनु रोता रहता है। हाँ, अब 4 साल का बच्चा माँ के बिना, आप समझ सकती हैं। अमित एकदम गुमसुम रहता है। 6 महीने हो गए रुचि को गए, लेकिन अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया है। मनु तो दादा दादी से हंस बोलकर खुश हो लेता है, पर अमित, हाँ वो तो है ही, हम लोग भी कहाँ संभाल पाए हैं खुद को अभी तक। रुचि के पापा तो गुमसुम रहते हैं और नंदनी तो कभी भी रोने लगती है। दोनों बहनों में लगाव ही इतना था। ठहरी मैं अपना दुख किसे बताऊं। ये बात तो सच है, माँ के दर्द की बात की तो बयां कर नहीं कर सकते। मैं सोच रही थी, कहकर गुमसुम चुप हो गई रुचि की सास। तो आशा, रुचि की माँ ने पूछा, क्या हुआ समधन जी? आप कुछ कहते कहते चुप हो गई, क्या हुआ? अब क्या बताऊं, मैं सोच रही थी अमित की दूसरी शादी करवा दूं। मनु को माँ मिल जाएगी और अमित की जिंदगी में कुछ खुशी आएगी। आखिर हम लोग कब तक संभालेंगे? ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई आशा। तो समधन ने ही कहा, यदि आप लोगों की सहमति हो तो नंदिनी और अमित का विवाह करवा दें। मनु को प्यार करने वाली माँ मिल जाएगी। आखिर मौसी से ज्यादा कौन माँ जैसा प्यार देगी? अब आपने भी दोनों बच्चियों को कोख जाई माँ से कम प्यार दिया है क्या? आपको देखकर कौन कह सकता है कि आप जन्म देने वाली माँ नहीं, मौसी हैं? समधन जी, मौसी तो माँ जैसी ही होती है। आशा को अचानक लगा जैसे किसी ने 20-22 साल पीछे धक्का दे दिया हो। इतने वर्षों में वो तो भूल ही गई थी कि वो बच्चों की माँ नहीं, मौसी है। ये तो आज समधन ने याद दिला दिया। ओह, एक लंबी सांस ली आशा ने। उधर से समधन शायद कुछ कुछ कह रही है थी जो आशा के कानों के अंदर नहीं पहुंच पाई। पूरा शरीर जैसे शिथिल हो गया था। समधन ने कहा, ठीक है समधन जी, रखती हूँ, आप आराम से विचार करके बताइएगा। नमस्कार जी, नमस्कार, कहकर आशा ने फोन काट दिया और उसी शीतलता से वहीं सोफा पर बैठ गई। आशा सोच रही थी, हाँ सच में, मैं बच्चों की माँ, अपनी माँ कहाँ हूँ? मैं तो मौसी हूँ, निशा दी की सौत। निशा आदि आशा से 5 साल बड़ी थी। निशा की जब शादी हुई थी तब आशा 18 साल की थी और जीजा विनोद निशा से 5 साल बड़े। निशा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। आशा ने अपनी दीदी की शादी में खूब मस्ती की थी। बस दीदी की विदाई में फूट फूट कर रोई। आखिर सबसे करीब थी वो आशा के, जिससे वो अपने हर बात शेयर करती थी। निशा भी अपनी छोटी बहन आशा को दिलो जान से प्यार करती थी। समय बीतते गए, निशा को 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए। आशा को निशा के ससुराल कम ही जाने दिया जाता था, क्योंकि 30-40 साल पहले कुंवारी जवान बेटियों को बहन के ससुराल या कहीं और कम ही जाने दिया जाता था। निशा के बच्चों को आशा को बहुत लगाव था। उसे देखने को 2-4 बार ही जा पाती थी। निशा को ही मायका बुला लिया जाता था। एक दिन दोपहर में फोन की घंटी घनघना उठी। 30-40 साल पहले मोबाइल था नहीं, लैंडलाइन टेलीफोन ही होता था। फोन अक्सर घर में वही उठाया करती थी। इसी फोन पर घंटों दीदी से बात भी करती थी। आज भी उसने दौड़कर फोन उठाया। हेलो, हाँ हेलो, समधी जी हैं क्या? बिलासपुर से विनोद का पिता बोल रहा हूँ। बहुत ही गंभीर आवाज थी। प्रणाम अंकल जी, बाबूजी अभी घर पर नहीं है? कोई बात तो मुझे बताइए, मैं उन्हें बता दूंगी। वो क्या है ना जी अंकल, वो निशा बिटिया अब नहीं रही। गैस ब्रस्ट होकर गया था, जिसमें बिटिया इतना कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। क्या, कब? आशा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दोपहर का खाना बना रही थी कि मैं अभी भी अस्पताल से बोल रहा हूँ। बेटी समझी, जिसके पहुंचते ही घर पर बात करवाना। हम लोग अब घर जा रहे हैं, कहकर उन्होंने फोन रख दिया। आशा के कान और दिमाग दोनों सुन पड़ गए थे। ना तो कहते कुछ बन रहा था और ना ही सुनते। कुछ देर तक यूं ही फोन को हाथ में पकड़े रही, जैसे रखना भूल गई हो। आशा की माँ, आशा आशा पुकारते हुए आई। आशा को फोन पकड़े बुत बने खड़े देखा तो पूछती हैं, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी है, किसका फोन था? आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। माँ ने फिर उसकी बाह पकड़कर हिलाते हुए पूछा, बोल क्या हुआ? आशा के हाथ से फोन का रिसीवर गिरकर झूलने लगा। आशा अपनी माँ से लिपटते हुए रोते रोते बोली, माँ दीदी, क्या हुआ दीदी को? हाँ क्या हुआ उसे, बोलो। माँ, दीदी के ससुर जी का फोन आया था अस्पताल से। हाँ तो? माँ ने कपकपाते हाथों से आशा को झकझोरते हुए पूछा। बोलो, क्या बोल रहे थे समधी जी?
हिचकिचाते वह, माँ दीदी अब नहीं। इसके आगे वे नहीं बोल पाई वह। तभी उसके बाबूजी भी बाहर से आ गए। दोनों को इस तरह देख आशंकित हो गए। क्या हुआ तुम दोनों को? इस तरह क्यों हो? माँ घबराते हुए बोली, सुनिए जी, जल्दी से समधी जी को फोन लगाइए। क्यों, क्या बात है? आप लगाइए तो सही। बाबूजी फोन लगाकर, कोई नहीं उठा रहा है, फिर से मिलाइए देखिए। बाबूजी पूछते हुए, बताओगी भी कुछ? और फिर फोन मिलाने लगे। उधर से आवाज आई, समधी जी, हाँ हाँ समधी जी नमस्कार। समझी थी, बहुत बुरी खबर है। निशा बेटी खाना बनाते समय गैस की आग में झुलस गई। हम उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या अभी वहां से आ रहे हैं? आप लोग आ जाइए, अंतिम दर्शन कर लीजिए। बाबूजी तो वहीं थोड़ी देर बैठ गए और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर बाद दीदी के ससुराल जाने के लिए निकल गए। इच्छा तो मेरी भी हो रही थी, किंतु हमारे लिए बहुत पाबंदियां थी, इसलिए नहीं जा पाई। इधर माँ के मुंह से एक ही बात बार बार निकल रही थी कि बच्चे कैसे रहेंगे। 10-15 दिन बीत गए। एक दिन निशा के ससुर जी का फोन आया, जिसे बाबूजी ने उठाया। अब फोन आशा नहीं उठाने जाती थी। उसे फोन की घंटी से डर लगने लगा था। बाबूजी को दीदी के ससुर अपने बेटे यानी जीजा जी की शादी मुझसे करवाने को कह रहे थे। यह सुनकर तो दीदी के जाने के गम के साथ साथ आशा को डर लगने लगा। जीजा जी के साथ शादी की बात सोचकर ही मन उदास रहने लगा। आशा सोचती कि उस व्यक्ति के साथ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ जो दीदी के पति थे। जब से दीदी के ससुर ने बाबूजी से मेरी शादी की बात की, तब से माँ बाबूजी को गंभीर मुद्रा में विचार विमर्श करते देखती थी। कभी बाबूजी कहते, दामाद जी 10 साल बड़े हैं हमारी आशा से, ये ठीक नहीं रहेगा। तो माँ कह देती, आप तो मुझसे 12 साल बड़े हैं। अरे वो जमाना कुछ और था, अब कुछ और है। बाबूजी बीच में ही बात काट कर कहते। पर माँ को दीदी की दोनों बेटियों के प्रति ममता सताती और कहती, अजीत दामाद जी की शादी तो कहीं ना कहीं होगी ही। उस कुल सी बच्चियों को सौतेली माँ पता नहीं क्या करेगी। बेटे रहते तो फिर भी कोई और बात होती। दोनों ने सोच विचार कर फैसला किया कि आशा की शादी दामाद जी से कर दी जाए। आशा से पूछने की जरूरत कहाँ थी? वैसे भी उस समय पूछा कहाँ जाता था, बस फैसला सुनाया जाता था। उसी समय माँ ने भी आशा को बताया कि तेरी शादी तो तेरे जीजा से कर रही हूँ। उम्र में तुमसे 10 साल बड़े हैं, पर कोई बात नहीं, तेरे बाबूजी मुझसे 12 साल बड़े हैं। मर्दों का काम काज धन संपत्ति देखी जाती है, उम्र इतना महत्व नहीं रखता। सबसे बड़ी बात, उस बच्चियों को देखो, क्या करेगी बच्चियों के साथ यदि कोई सौतेली माँ आ जाएगी तो? मैं तो सोचकर ही डरती हूँ। उतना ही नहीं, दामाद जी स्वभाव के भी तो बहुत अच्छे हैं, तेरी दीदी को हथेली पर रखते थे। आशा सोच रही थी कि वही तो बात है, दीदी की तरह मुझसे प्यार कर पाएंगे जीजा जी कभी, या मैं उन्हें जीजा छोड़कर पति की तरह कभी समझ पाऊंगी? आशा को मना करने की हिम्मत नहीं थी और ना ही स्वीकार कर पा रही थी। बस अकेले में रोती थी। रोते रोते आंख सूज गई थी। किसी से बात करने का भी मन नहीं करता था। आशा ने अपनी शादी को नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। जीजा से शादी हो गई और ससुराल भी आ गई। अब दीदी का ससुराल उसका ससुराल हो गया और जीजा उसका पति। पति से प्यार का तो पता नहीं, लेकिन अपना फर्ज निभाती रही। दीदी की दोनों बेटियों से तो पहले ही भी प्यार था और अब भी, बल्कि पहले मौसी थी, अब माँ हो गई। दोनों बच्चियां माँ मौसी का हमेशा का साथ पाकर खुश रहने लगी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और आशा गर्भवती हो गई। लेकिन बच्चों से प्रेम कम नहीं हुआ। फिर घर में नन्हे मेहमान आ गया। दोनों बच्चियों को भाई और उस घर को चिराग मिल गया। आशा दोनों बच्चों को अपने कोकजई की तरह भी पालती थी। पुत्र से पैदा होने की बाद जीजा का स्नेह भी बढ़ गया, लेकिन आशा को पति में जीजा नजर आना बंद नहीं हुआ। इसीलिए अधिकतर औपचारिकता की बात ही होती थी। प्रेम मोहब्बत की बातें तो जैसे उसके लिए काल्पनिक बातें थी। उसका समय इन्हीं तीनों बच्चों के इर्द गिर्द घूमता था। धीरे धीरे वो भूल गई कि दोनों बच्चियों की वह मौसी से माँ बनी है। समय पंख लगाकर उड़ गए थे। बड़ी बेटी रुचि की पढ़ाई खत्म होते ही शादी कर दी। जल्द ही एक प्यारा सा नाती की नानी भी बन गई। छोटी बेटी नंदिनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अपने पैरों पर खड़े होने से पहले तो शादी की बात सुनना भी नहीं चाहती थी। फिर अचानक रुचि की तबीयत क्या बिगड़ी, जो ठीक ही नहीं हुई। बहुत इलाज करवाया, पर होने को कौन टाल सकता था। एक बार ये विचार आया कि सच में मनु कैसे रहेगा माँ के बिना। फिर दूसरे ही क्षण
पर इसीलिए नंदिनी के ऊपर इस जिम्मेदारी का बोझ जबरदस्ती डालना कहाँ का न्याय है। नहीं, उसे भी मौसी से माँ बनने के लिए मैं मजबूर नहीं करूंगी। उन्हें इतिहास दोहराने नहीं दूंगी। एक लंबी सांस लेकर दृढ़ संकल्प के साथ समदन को फोन मिला दिया। हेलो समदन जी, बहुत सोच विचार कर मैंने ये विचार किया है कि नंदिनी पर जिम्मेदारी थोपना सही नहीं है। आखिर बेटियों को भी अपना जीवन साथी चुनने की आजादी होनी चाहिए। जहां तक मनु की बात है तो मैं और आप हैं ना उसे संभालने के लिए। एक सांस में कह गई आशा। उसे लगा जैसे सीने पर से बहुत बड़ा बोझ था जो हट गया हो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।